गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी का कुछ क्लास मैं करवा चुका हूं और आज जो है मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। जो एक रेसिस्टर्स के सिस्टम को रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जो सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स होता है वो दो टाइप में होते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मैं आपको सबसे पहले रेसिस्टर्स इन सीरीज के बारे में डिस्कस करता हूँ। किसके बारे में? रेसिस्टर्स इन सीरीज के बारे में। रेसिस्टर्स इन सीरीज जो होता है उसमें जो रेसिस्टर्स होते हैं वो क्या होता है? इंड टू इंड कनेक्शन होता है। क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्शन होता है। एक दूसरे के क्या होता है? लिंकअप होता है। जैसे आप लड़ी में कोई जो लाइटनिंग लैंप सब जो लगाते हैं दिवाली के टाइम में, उसमें देखिएगा एक बल्ब से तार निकल के फिर से दूसरे बल्ब में जाके कनेक्ट हो जाता है। तो ये क्या है? रेसिस्टर्स इन सीरीज। ये क्या कहलाता है? रेसिस्टर्स इन सीरीज। दूसरा होता है रेसिस्टर्स इन पैरेलल। रेसिस्टर्स इन पैरेलल का मतलब होता है जैसे दो तार लिया गया, ठीक है, उस तार से पहले जो है सो एक बल्ब को कनेक्शन किए, उसी दो तार से हम क्या करते हैं, आपको फैन का लाइट दिया, उसी से गीजर हीटर वगैरह सब का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है? वोल्टेज सेम रहता है। वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है। रेसिस्टेंस के केस में क्या रहेगा? वोल्टेज पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम रहेगा और इन सीरीज के केस में क्या रहेगा? आपको करंट सेम रहेगा। तो चलते हैं हम पहले रेसिस्टर्स इन सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेसिस्टर्स इन सीरीज में आपको जो ये कॉम्बिनेशन है वो कैसा है? एंड टू एंड कनेक्शन है। एक दूसरे से क्या होता है? जो तार कनेक्टेड रहता है। दूसरा, इसके अंदर करंट सेम रहता है। करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। पूरे सर्किट में करंट क्या होगा? सेम होगा। वोल्टेज डिफरेंट होगा और करंट क्या होगा? सेम होगा। कोई दिक्कत? तो इसी का हम जब बहुत सारा रेसिस्टर्स जब सीरीज में कंबाइन होता है तो उसके बदले यदि हम उस टोटल कॉम्बिनेशन को हटा के एक रेसिस्टर उसके बदले भी यूज किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेसिस्टर। उसका वैल्यू जो होगा वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहलाएगा। तो उसी का हम रेसिस्टेंस इन सीरीज में जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं और उसका क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। तो चलते हैं हम रेसिस्टर इन सीरीज। इस केस में वोल्टेज is equal to sum of the potential difference across the individual resistance
रेसिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे V इज इक्वल टू, आप जैसे यहाँ पे पहले एक सीरीज कॉम्बिनेशंस का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। R1, R2, R3, V1, V2 और V3, कोई दिक्कत? ये क्या है, सीरीज में है। तो ओवरऑल V1 प्लस V2 प्लस V3 पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां तक कहीं कोई दिक्कत? अब देखो V इज इक्वल टू, जो पूरा सर्किट के अंदर करंट क्या होगा? सेम रहेगा। तो हम V के जगह पे लिख सकते हैं, V के जगह करंट सेम रहेगा तो V इज इक्वल टू I और R इक्विवेलेंट। V1 के जगह हम लिखेंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कोई दिक्कत? क्योंकि करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। करंट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहां से क्या करेंगे? R इक्विवेलेंट I, यहां पे I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट I से I क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जो R इक्विवेलेंट होगा वो आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आएगा। कोई दिक्कत? जब रेसिस्टर सीरीज में कंबाइन हो तो R इक्विवेलेंट जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर में आता है। अब हम चलते हैं आपको रेसिस्टर्स इन पैरेलल, किस में चलते हैं? रेसिस्टर इन पैरेलल। चलो लिखते हैं, अब इसको मिटाते हैं, लिखते हैं रेसिस्टर इन पैरेलल। यहां पे जब दो एंड पॉइंट से रेसिस्टर क्या हो? कनेक्ट हो, तो उसको क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। तो लिखेंगे यहां पे इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage is same, तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस केस में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R इक्विवेलेंट, तो यहां पे निकालेंगे हम
इसके तहत आप मान चलो I1 करंट होगा, यहाँ पे I2 मान लो, यहाँ पे I3 मान लो। करंट I1, I2 और I3, तो यहाँ पे लिखेंगे I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन में R3। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन में R3। ये जो R इक्विवेलेंट होगा, वोल्टेज सेम होगा, तो लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I जो है किसके बराबर होगा? वोल्टेज सेम रहेगा, R इक्विवेलेंट के बराबर रहेगा। I1 के जगह हम लिखेंगे V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। कोई दिक्कत यहाँ से? अब यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये कैंसिल हो गया। 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो जो R इक्विवेलेंट है आपको 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 के बराबर है। अब इसमें आप देखो, जो इसमें आपको सबसे पहले माइंड में ये रखना होगा, जब कभी भी सीरीज की बात हो, क्या हो? सीरीज की बात हो, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? करंट सेम करना पड़ेगा। और पैरेलल के बात में, पैरेलल के केस में आपको वोल्टेज सेम करना पड़ेगा। क्या सेम करना पड़ेगा? वोल्टेज सेम करना पड़ेगा। अब देखो, रेसिस्टर्स इन सीरीज और रेसिस्टर्स इन पैरेलल में कुछ खामियां, कुछ नुकसान होगा। ये कहाँ पे हम सीरीज यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हम पैरेलल यूज कर सकते हैं। अब देखो, सीरीज में क्या होता है, जब आपको एंड टू एंड कनेक्शन होगा, एक छोर से दूसरी छोर पे दूसरे कनेक्टेड होगा, उस केस में क्या होगा, एक जगह अगर एक बल्ब फ्यूज कर जाता है बीच का, तो आगे का बल्ब क्या होगा? जलना बंद हो जाएगा। जैसे आप दीपावली में लड़ी खरीद के लाते हो, उसका एक बल्ब फ्यूज, वो सारा का सारा बल्ब उसका चला जाता है। तो वो क्या है? सीरीज की नुकसानियां, ये सीरीज के ड्रॉबैक है, खामियां है सीरीज कनेक्शन के। और पैरेलल में क्या होगा, और सीरीज में दूसरा खामियां, जो सबको वोल्टेज आपको एक तरह नहीं मिल पाएगा, एक तरह का वोल्टेज नहीं मिल सकता। जैसे आप मान के लो, एक ही सीरीज कॉम्बिनेशन करके आप मोटर चला रहे हो, पंखा चला रहे हो, आप जो है सो बल्ब जला रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, कुछ चीज चलेगा, कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नहीं चलेगा। लेकिन पैरेलल के केस में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिफरेंट होता है। तो वोल्टेज सेम होने की वजह से आपका टोटल अप्लायंसेस, टोटल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करता है। ठीक है। अब जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक रहा डिसएडवांटेज ऑफ, आपको एडवांटेज ऑफ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखवा देते हैं। लिखेंगे
disadvantage of disadvantage of advantage of series combination. डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज लिखो, when one component fails in the circuit then none of the components work. उसमें से कोई भी कंपोनेंट्स वर्क नहीं करता है. The total resistance is high in the series. The total resistance is high in the series. Components do not work properly because they need currents of widely different values to operate. इसमें देखो सबसे पहली बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में यही एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करना बंद किया, सारा का सारा सर्किट डैमेज हो जाएगा. कोई अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी उसमें क्या करेंगे, वर्क आपको नहीं करेंगे. दूसरा, टोटल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है वो सीरीज के केस में बहुत ही ज्यादा हाई होता है और कंपोनेंट्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली. अब तीसरा, जो यदि आप वोल्टेज जो है इसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट नहीं रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है, करंट जो है सेम रहता है. करंट सेम रहने का मतलब है जो उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, आप किसी के अंदर क्या होगा, ज्यादा करंट चाहिए और किसी को क्या चाहिए, कम करंट चाहिए. तो कम करंट वाला यदि मान चलो ओवरऑल करंट जो है किसी में कम है तो उसमें क्या होगा कि कम पावर वाला इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वर्क करेंगे और ज्यादा पावर वाला इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वर्क नहीं करेंगे. तो वही इसके नीचे लिखा हुआ. अब चलते हैं हम आपको इसी का अपोजिट जो है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज. तो हम यहाँ पे को चेंज कर देंगे, हो जाएगा इसी में जो इसका अपोजिट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा आपको, सीरीज का उल्टा. तो हम इसको पूरा मिटा ही देते हैं.
advantage of parallel combination. Advantage of parallel combination. इस केस में एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में if any of the components, if any of the components stop working, then other will not be affected. Other will not be affected. अगर कोई भी एक अप्लायंसेस या एक कंपोनेंट्स वर्क करना बंद कर देता है तो दूसरा क्या होगा, इससे अफेक्टेड नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा. दूसरा, द टोटल रेसिस्टेंस of the circuit, is low. टोटल रेसिस्टेंस जो हो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा, लो होगा, कम होगा. दूसरा, it provides component, it provides different current. It provides different current to the different components. It provides different current to different components. For working properly. ये जो है आपको एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज. कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलो हम आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता रहे हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अब जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक लिखेंगे. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं किसी डिवाइस के अंदर तो क्या होता है, पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं हो जाता, 100% एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता, उसमें से कुछ ना कुछ क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. उसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आप जैसे प्रैक्टिकल यूज में देखो, जैसे बल्ब के अंदर लाइट दिया, स्विच देने के बाद क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है, वो मुझे रोशनी प्रदान करती है, लाइट एनर्जी प्रोवाइड. कुछ देर के बाद क्या होगा, जो बल्ब को आप टच करो, शुरू में टच करोगे वो हीट नहीं रहेगा, लास्ट में क्या हो जाता है, वो हीट हो जाता है. तो वो हीट एनर्जी कहां से है, ये हीट एनर्जी जो हम करंट का जो सप्लाई करते हैं उसमें से क्या होता है, कुछ उसको रेसिस्ट करता है
और रेसिस्ट करने में जो एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेसिस्ट करने के बाद उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्जन होता है, वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो हम लिखेंगे, और वहां पे दो टाइप का एनर्जी, एक हीटिंग इफेक्ट आएगा, दूसरा क्या आएगा आपको लाइट एनर्जी, दो एनर्जी होगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी का लिखेंगे when a source energy continually gets dissipated entirely in form of heat. Heat is called heating effect of electric current. Heating effect of electric current. Heating effect of electric current. अब देखो इसमें P इज इक्वल टू वी आई। P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी। कोई दिक्कत यहां तक? अब जो है P इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, वी है, V इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसको यहां तक लिखते हैं, फिर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी प्रूव करेंगे। तो आप लोग ये राइट डाउन करो। इसके बाद एनर्जी किसी सर्किट में टी टाइम के द्वारा, टी टाइम के लिए सप्लाई किया गया। कितना टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। तो हम यहां पे लिखेंगे टी टाइम के लिए, तो ये एनर्जी इज इक्वल टू पीटी हो जाएगा। अब यहां पे एनर्जी जो है H इज इक्वल टू पी के जगह पे क्या होगा, वी आई टी। H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई टी। अगर किसी भी सर्किट के अंदर जिसका पावर P हो और टी टाइम के द्वारा उसके अंदर हम P पावर P और टाइम क्या हो, T हो, तो उस टाइम के लिए अगर उसके अंदर कुछ भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कंजम्पशन होगा वो P इंटू टी के बराबर होगा। P के जगह पे हम क्या वी आई लिख सकते हैं, तो H इज इक्वल टू वी आई आ गया। अब यहां से जब हम V को हटाएंगे, क्या करेंगे, V को हटाएंगे तो R I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R। I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आया ओम्स लॉ से। कहां से, ओम्स लॉ से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आया इंटू में I इंटू में T। तो यहाँ लिखेंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीट एनर्जी जो है आपको सप्लाई किसके बराबर में आ जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के बराबर आ जाएगा। ये आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन, कहां कहां यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, फ्यूज
यहाँ पे लिखेंगे इट इज यूज्ड इन मेकिंग फ्यूज वायर। ये कहाँ यूज किया जाता है? फ्यूज वायर बनाने में। जैसे पतला फ्यूज यूज करते हैं, क्या होता है जब लोड पड़ने के बाद क्या होता है, जब आपके सप्लाई पे लोड पड़ेगा तो उसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हीट एनर्जी से क्या होता है, पतला तार रहेगा, कॉपर का फ्यूज जो बना होता है वो क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। इसलिए वहां पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हुए क्या करते हैं, फ्यूज वायर के कॉम्बिनेशन में। दूसरा, इट इज यूज्ड इन किसमें, हीटर, गीजर एंड इलेक्ट्रिक आयरन etc एंड इलेक्ट्रिक आयरन etc। ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? गीजर में, हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? बताइए। अब चलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि मैं आपको दो एप्लीकेशंस इसका बता भी दिया। इट इज ऑल्सो एप्लीकेशंस, यहाँ पे लिख लो आप एप्लीकेशंस, application of heating effect of, it is used to produce light, it is used to produce light। यह लाइट को प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है। दूसरा, थर्ड एप्लीकेशन, और कुछ एप्लीकेशंस इसके बाद इसमें आपको एप्लीकेशंस नहीं, यही है जो फ्यूज वायर में लाइट प्रोड्यूस करने में हीटर, गीजर एंड इलेक्ट्रिक आयरन में यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं डेली यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब एनर्जी को हम कैसे मापते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर को जो है हम बताए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। ठीक है, अब वहीं पे V को हटा के या I के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं ओम्स लॉ को यूज करते हुए। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो हम इसको एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिमूव करके आपको मैं इलेक्ट्रिक पावर पढ़ाता हूँ। इलेक्ट्रिक पावर में आप इलेक्ट्रिक पावर जो है क्या कहलाता है, इसका डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। किसी भी वर्क को करने का रेट जो है क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। अब देखो, और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जो किस रेट से एनर्जी खपत हो रहा है उसको क्या कहते हैं, एनर्जी पावर। पावर समझ में आ गए। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी is dissipated
dissipated or consumed the rate at which electric energy is dissipated or consumed is known as electric power. जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट होता है उसको क्या कहते हैं हम? पावर, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो हम इसका P इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई। ओम्स लॉ से V को हटाओगे तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ जाएगा और V स्क्वायर अपॉन में आर आ जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ जो पावर होता है वो वाट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, जिसको हम जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पीयर। 1 वोल्ट एम्पीयर। अब चलते हैं, ये यूनिट जो है वाट जो है सब बहुत ही छोटा, वाट इज वेरी स्मॉल। ये जो यूनिट है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल यूनिट है। और जो है हम जो अपने घर में वाट जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है। और जो हम लोग अपने घर के अंदर जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मीटर जो यूज करते हैं उसके अंदर आप देखना बिल जो आता है वो kW किलो वाट में आता है। किस में आता है? किलो वाट पर आवर में, किलो वाट पर आवर में। तो हम लिखेंगे, इसको मिरेज करते हैं। वन kWh। ये क्या है? आपको कॉमर्शियल यूनिट जब आपका बिजली आएगा तो उसमें 1 किलोवाट पर आवर दिया रहता है। तो उसके अंदर में आपको एनर्जी कंजप्शन, जब बिजली का खपत जोड़ोगे तो वाट में क्या करेंगे, उसको कितना एनर्जी खपत होगा। तो 1 किलोवाट का कोई भी पावर का बल्ब, यदि बल्ब हो या इलेक्ट्रिक हीटर या गीजर, आप जब 1 घंटा यूज करोगे तो 1 यूनिट बिल उठेगा। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर आता है, बिजली के बराबर। अब देखो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट और 1 आवर का मतलब 60 मिनट। कोई दिक्कत यहाँ पे? आप 1000 वाट इंटू में 60 मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकंड। 1000 वाट इसको मल्टीप्लाई करोगे 3600 सेकंड। तो इसको जब हम लिखोगे 36 2 1 2 3 वाट सेकंड, यहां पे आ जाएगा आपको 3.6 इंटू 10 पे पावर 6। वाट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, यहां पे भी सेकंड है तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल आएगा। तो 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल आएगा। अब जो है
इस चैप्टर को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं 2 पार्ट में करवा दूंगा। तब तक आप वीडियो में बने रहना। थैंक यू। और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।